नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक काफी गंभीर विषय की गहराई में जाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उस कागजी कार्यवाही से जो किसी के अचानक गायब होने पर शुरू होती है, और फिर हम उस खौफनाक मनोवैज्ञानिक सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे जहां कुछ लोग इन लापता और कमजोर लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कोई इंसान अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो जाता है तो आखिर होता क्या है? मतलब ये सिर्फ कोई अनसुलझा रहस्य नहीं है, इसके पीछे पूरी एक कानूनी और सामाजिक व्यवस्था काम कर रही होती है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। आज के हमारे इस एजेंडे में शामिल हैं, पहला, लीगल प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। दूसरा, अपवाद और हैरान करने वाली वापसी। तीसरा, सीरियल किलर और भेद्यता। चौथा, हत्यारे के दिमाग को समझना। पांचवा, सामाजिक प्रभाव। और आखिर में रोकथाम और शुरुआती हस्तक्षेप। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, लीगल प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी मौत की कानूनी धारणा। अब देखिए, एक आम गुमशुदगी और मौत के खतरे वाली स्थिति में जमीन आसमान का फर्क होता है। आमतौर पर जब कोई गायब होता है तो उसे कानूनी तौर पर मृत घोषित करने में 5 से 10 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी विमान दुर्घटना या भयानक प्राकृतिक आपदा में गायब हो जाए तो ये इंतजार का समय घटकर सिर्फ 6 महीने या 1 साल रह जाता है। और मजे की बात तो ये है कि अलग-अलग देशों में इसके लिए बड़े ही अनोखे नियम हैं। जैसे फिनलैंड को ही ले लीजिए, वहाँ किसी व्यक्ति के जन्म के पूरे 100 साल बाद अधिकारी खुद ब खुद उसे मृत घोषित कर सकते हैं। वहीं चीन में अगर कोई मृत घोषित इंसान जिंदा लौट आए तो उसकी शादी फिर से कानूनी तौर पर बहाल हो सकती है। और इंग्लैंड, उनका तो 1666 का पुराना कानून आज भी गुमशुदगी के मामलों का ऐतिहासिक आधार बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, कुछ अपवाद और हैरान कर देने वाली वापसी। 1660 के इस ऐतिहासिक मामले की कहानी सच में चौंकाने वाली है। हुआ यूं कि इंग्लैंड में विलियम हैरिसन नाम का एक आदमी गायब हो गया। 1661 में उसकी हत्या के आरोप में उसके ही नौकरों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन असली ड्रामा तो 1662 में हुआ, जब हैरिसन बिल्कुल सही सलामत वापस आ गया। उसने बताया कि समुद्री लुटेरों ने उसका अपहरण कर लिया था। ये कहानी हमें साफ दिखाती है कि कानूनी कागजात चाहे जो भी कहें, असल जिंदगी की हकीकत अक्सर उससे बिल्कुल अलग होती है। अब आते हैं तीसरे और एक काफी गंभीर विषय पर, सीरियल किलर्स और भेद्यता। यहाँ इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। प्रोफेसर जीन कैरियरे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में ही हर साल लगभग 60,000 से 1 लाख लोग गायब मान लिए जाते हैं। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दा है। अब इतने बड़े आंकड़े को देखकर मन में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल उठता है। इन लाखों गायब हुए लोगों में से कितने लोग असल में प्रेडेटर्स यानी शिकारियों का शिकार हुए हैं? यहीं से हमारी ये चर्चा अपराध विज्ञान के उस डरावने हिस्से की तरफ मुड़ती है जहां हमें हाशिए पर पड़े लोगों की असली मजबूरी और भेद्यता नजर आती है। अपराध की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें रूटीन एक्टिविटी थ्योरी को समझना होगा। ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत बहुत ही सरल भाषा में बताता है कि अपराध तब होता है जब 3 चीजें एक साथ मिल जाती हैं: एक सही शिकार, एक अपराध करने का इरादा रखने वाला व्यक्ति, और सबसे अहम, सुरक्षा या निगरानी की कमी। ये प्रेडेटर्स अक्सर इसी रोजमर्रा के माहौल का फायदा उठाते हैं और जानबूझकर उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो बिल्कुल अकेले होते हैं, जिनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। चलिए अब हमारे चौथे विषय की गहराई में उतरते हैं, हत्यारे का दिमाग। देखिए, कोई भी इंसान रातों रात सीरियल किलर नहीं बन जाता। ये पूरी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे जेनेटिक्स या दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कोई ऐसी कमी जो इंसान को ज्यादा आक्रामक बना दे। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे बचपन का कोई गहरा सदमा या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और फिर तीसरा है समाजशास्त्रीय फैक्टर, जैसे गरीबी और समाज से पूरी तरह कट जाना। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं ना, तब जाकर धीरे धीरे एक खतरनाक शिकारी जन्म लेता है। आइए देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है। इन 3 कुख्यात अपराधियों का मामला इसे बिल्कुल साफ कर देता है।
टेड बंडी ने लोगों को फंसाने के लिए अपने आकर्षण और धोखे का इस्तेमाल किया। ये रैशनल चॉइस थ्योरी का एक सटीक उदाहरण है, जहां वो हर कदम योजना बनाकर उठाता था। वहीं जेफरी डामर का मामला सोशल लर्निंग और उपनगरीय अकेलेपन को दिखाता है। और सैमुअल लिटिल, उसने गरीबी और हमारे सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर कमजोर महिलाओं को निशाना बनाया, जो कि सोशल स्ट्रेन का एक जीता जागता सबूत है। सिद्धांत भले ही अलग अलग हों, लेकिन नतीजा सबका एक ही था, भयानक हिंसा। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई ये है कि मीडिया अक्सर इन हत्यारों को किसी सेलिब्रिटी मॉन्स्टर की तरह पेश करता है। मतलब उन्हें एक तरह का जीनियस बना दिया जाता है। और इस पूरे ड्रामे और सनसनी के चक्कर में होता क्या है? गरीबी, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सिस्टम की उन असली नाकामियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो असल में इन अपराधियों को पनपने का मौका देती है। यहाँ कुछ बहुत ही अहम समाज शास्त्रीय सिद्धांत हैं जो इस पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। जैसे लेबलिंग थ्योरी, ये बताती है कि अगर किसी व्यक्ति पर बचपन से ही कोई कलंक लगा दिया जाए तो वो उसी बुरी पहचान को अपनी असलियत मान लेता है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से हमें पता चलता है कि कैसे उन इलाकों में हिंसा तेजी से फैलती है जहां सामाजिक ढांचा कमजोर होता है। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम का भेदभाव। कई बार कानून व्यवस्था उन पीड़ितों की गुमशुदगी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है जो समाज में हाशिए पर हैं, और बस इसी अनदेखी का सीधा फायदा ये सीरियल किलर्स उठाते हैं। अब हम अपने आखिरी और छठे पॉइंट पर हैं, रोकथाम और प्रारंभिक हस्तक्षेप। यहाँ एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। 70%। शोध बताते हैं कि 70% से ज्यादा सीरियल किलर्स ने अपने बचपन में किसी न किसी गंभीर दुर्व्यवहार या शोषण का सामना किया था। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर, यानी शुरुआत में ही आघात को समझकर देखभाल देना, कितना ज्यादा जरूरी है। अगर बचपन के उसी गहरे सदमे का सही समय पर इलाज हो जाए तो आगे चलकर होने वाली बहुत सी हिंसक घटनाओं को सच में रोका जा सकता है। इस भयानक चक्र को तोड़ने के लिए हमें कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे स्कूलों में यूनिवर्सल ट्रॉमा स्क्रीनिंग अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि जिन बच्चों पर खतरा है उनकी तुरंत पहचान हो सके। मल्टी सिस्टमिक थेरेपी के जरिए ऐसे युवाओं को संभाला जा सकता है जो गलत रास्ते पर भटक सकते हैं। और अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो बिहेवियरल सीक्वेंस एनालिसिस जैसे आधुनिक और डेटा आधारित तरीकों का जमकर इस्तेमाल होना चाहिए। ये सभी कदम मिलकर किसी भी कमजोर इंसान को हमेशा के लिए लापता होने से पहले ही बचा सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। क्या हमारे समाज के ये सुरक्षा जाल इतने मजबूत हैं कि वे किसी भी कमजोर इंसान को हमेशा के लिए लापता होने से बचा सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। उम्मीद है ये विश्लेषण हमें न सिर्फ जागरूक करेगा, बल्कि समाज को सभी के लिए थोड़ा और सुरक्षित बनाने की दिशा में सोचने पर मजबूर भी करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।